हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई विविध प्रश्नावली 12 में अभी हम लोग सवाल नंबर 2 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले प्रश्नावली खोल लीजिए आप, जो हमारी 12 वाली विविध प्रश्नावली है। जो भाई प्रश्न नंबर 1 है, उसमें तो उदाहरण नंबर 9 को हमें हल करना है, तो वो वाला सवाल हम छोड़े दे रहे हैं। ठीक है भाई, उसे तो आप उदाहरण देखकर ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। कोई किसान है, उसके पास दो प्रकार के चारा है, पी और क्यू। उनको भाई आपस में ना मिलाना है। जो पी वाला चारा है ना, उसका मूल्य है 250 रुपया प्रति थैला। और उसमें ए जो पोषक तत्व है वो 3 मात्रक है, बी जो है वो 2.5 मात्रक है, और जो सी है वो 2 मात्रक है। अब जो क्यू वाला है उसका मूल्य तो कम है, 200 रुपया है, पर पोषक तत्व जो ए है वो 1.5 मात्रक है, जो बी है वो 11.25 मात्रक है, और जो सी है ना वो 3 मात्रक है। तो कह रहा है कि भाई पोषक तत्वों की न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं 18, 45 और 24 मात्रक हों। तो आपको भाई क्या करना है, देखो इस प्रकार के सवालों में हमेशा न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना होता है। क्यों भाई, हमें न्यूनतम मूल्य चाहिए पूरे मिश्रण का। इस प्रकार से आप मिला दो कि जो मूल्य है वो न्यूनतम रहे। भाई यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप टेबल बना लोगे। आपके पास दो प्रकार के चारा है, पी और क्यू। अब जो मात्रा होती है ना इनकी, वो तो हम लोग हमेशा मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ एक्स थैला है और यहाँ वाई थैला है। फिर पोषक तत्व हैं आपके पास, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो पी वाला है ना, जो पी वाला थैला है, उसमें ए के 3 मात्रक हैं, बी के हैं 2.5 और सी के केवल 2 मात्रक हैं। जबकि जो क्यू वाला है, उसमें भाई कह रहा है कि जो ए है वो 1.5 है केवल, लेकिन जो बी वाला है ना वो 11.25 है, और जो सी वाला है वो 3 मात्रक है। उसके अलावा आपको भाई मूल्य लागत उसकी पता है। ये 250 रुपया थैला है और ये 200 रुपया थैला है। तो भाई पूरी जानकारी आप एक जगह पर लिख लीजिए। एक जानकारी और है आपके पास, क्योंकि जो ए है पोषक तत्व, ये मिनिमम 18 होना चाहिए। जो बी वाला है हमारे पास वो मिनिमम 45 होना चाहिए। और भाई जो सी वाला है हमारे पास ना, वो मिनिमम 24 होना चाहिए। ऐसा उसने भाई बता रखा है। चलिए भाई बनाते हैं। हमने मान लिया है कि इसके x और इसके y थे, हमको लेने हैं। सीधी सी बात है, तो देख लो। सबसे पहला जो भाई बनता है ना, वो हमेशा ये बनता है, x और y का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ पहले a वाले पर। अगर देखो भाई यहाँ एक में 3 है तो x में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 1.5y हो जाएगा। और जो पोषक तत्व है ना वो 18 होना चाहिए, लेकिन भाई कह रहा है कि मिनिमम 18 होना चाहिए। अर्थात 18 होना चाहिए या 18 से अधिक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने 18 कर दिया या 18 से अधिक। तो इस प्रकार से आप यहाँ निशान लगा दो। समझ में आ गया भाई। तो इसको चाहो तो आप थोड़ा सरल भी तो कर सकते हो, देखना कैसे। जैसे ये लिखा है 1.5, तो पूरे में अगर हम 1.5 से भाग कर देंगे ना, तो 2 बार पहाड़ आ जाएगा यहाँ पर। तो 2x, और यहाँ तो 1y। और अगर 18 में आप 1.5 से भाग करोगे तो 12 आ जाएगा। और इसे आप नंबर 1 डाल लो। बी वाले को देखो, अभी यहाँ है 2.5 और x है तो क्या हो जाएगा, 2.5x। और यहाँ है 11.25y। और मिनिमम वैल्यू है आपकी 45। यहाँ पर भी वैल्यू मिनिमम है, तो भाई निशान तो उसी प्रकार का लगने वाला है। मिनिमम का मतलब है या तो 45 हो
या 45 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी भाई काम बनने वाला है। अब भाई देख लो, यहाँ पर इसको सरल करना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर सरल किया था, यहाँ है 2.5, यहाँ है 11.25 और ये लिखे हैं 45। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले पूरे में ना 100 से अगर गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएंगे 250x, 1125y, और भाई यहाँ बन जाएंगे आपके 4500। अभी आप यहाँ ना पूरे में 25 से भाग कर सकते हो साफ साफ। 10x, 25 से यहाँ भाग करोगे ना तो 25 चक्कू 100, भाई चक्कू 100 हो जाओगे। और 25 पंचे 125, यहाँ 25 एक कम 25, भाई 20 बचेंगे, 25 अट्ठा 200, 180 आ जाएंगे। अब भाई यहाँ पर ना आप 5 से और भाग कर सकते हो, तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, जब यहाँ आप 5 से भाग करोगे ना तो 36 पंचे 180, ये आपका सेकंड वाला बन जाएगा। तो दशमलव गायब करने से क्या होगा भाई, बाद में आपको थोड़ी आराम रहेगी। सी वाले पर आ जाओ, देखो यहाँ है 2 और यहाँ है 3, तो ये वाला काफी आसान जाएगा। 2x और यहाँ 3y, निशान तो वही रखना है। और यहाँ मिनिमम वैल्यू है आपकी 24, इसे आप नंबर 3 डाल लो इस प्रकार से। तो भाई पूरा समझ में आ गया कि हमने किस प्रकार से बनाया है। अब तीनों के ही आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे ताकि इन्हें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष में भाई ड्रा कर पाए। देख लो, सबसे पहले आप पहला उठा लो 2x+y, और इन्हें आप ना ऐसे बराबर 12 करके लिख लो, रेखाओं में बदल लो। दूसरा था हमारे पास 2x+9y, और इसे आप बराबर 36 कर दो। यहाँ पर 2x+3y, और इसे आप बराबर में 24 कर दो। और भाई यहाँ आप इनकी ना एक एक टेबल बना लो सब में, ताकि आप यहाँ कम से कम 2 बिंदु निकालो, जिससे इन्हें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर भाई दिखा पाए कि किस प्रकार से ये सरल रेखाएं कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं। एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई। देखना, अगर x का मान 0 करोगे तो y का मान सीधे ही 12 आ जाएगा। अगर y का मान 0 करोगे तो 2x का मान 12 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो भाई यहाँ बन जाएगा आपका 0, 12 और 6, 0। ए और बी डाल दो इनको। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ जरा, देखो x का मान 0 करोगे तो 9, y का मान 36, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। y का मान 0 करोगे तो 2x बराबर 36, 36 को 2 से भाग करोगे तो 18 आ जाएंगे। तो भाई यहाँ बन जाएगा 0, 4, और एक बार बन जाएगा 18, 0। इन्हें आप सी और डी इस प्रकार से भाई नोट कर लो। यहाँ पर आ जाओ, इसका मान 0 करोगे ना तो 3y का मान 24 आएगा, 8 तिया 24। इसको 0 करोगे तो 2x का मान 24 आएगा, 12 दूनी 24। यहाँ आ जाएगा 0, 8, और यहाँ 12, 0। इन्हें आप ई और एफ डाल लो। तो देखा भाई आपने, पिछले जो सवाल हमने लगाए थे पिछली प्रश्नावली में, वहां पर केवल 2 ही असमिकाएं बनती थी, पर यहाँ पर क्या है कि भाई 3 असमिकाएं बन गई। अब इन तीनों असमिकाओं को भाई आपको दिखाना पड़ेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंतर्गत। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप खींच लो भाई। और ये एक्स वाला हमने खींच लिया। भाई थोड़ा लंबा लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो काफी बड़ी बड़ी हैं इस अब की बार। देख लो भाई, कहाँ पर किस प्रकार संख्याएं आपको नोट करनी है। 18 जो है सबसे बड़ा मान है x पर, और y पर सबसे बड़ा मान है 12। यहाँ पर देख लो, तो भाई 2 का पाड़ा पढ़ के चलते हैं। देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस प्रकार से भाई आप गिनतियां डाल दो। इधर चलो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हालांकि भाई हमें केवल जरूरत है 12 तक की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ गिनतियां डालकर
चलो अब देखो 0, 12 ये वाला हो जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट है। फिर है 6, 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो भाई ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो हमें ए और बी को आपस में मिलाना है। चलो 0, 4 ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये वाला सी पॉइंट। 18, 0 ये वाला, ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये हमेशा होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। फिर आ गया 0, 8 ये वाला पॉइंट, ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। और एफ है 12, 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ पॉइंट। अब भाई क्या करो, रिस्पेक्टिव पॉइंट आप मिला दो। देखो पहले आपको मिलाना है, ए से आप बी मिला दो, इस प्रकार से देखना। तो भाई हम ए से बी मिला दे रहे हैं, ये देखो मैं मिला दिया, एकदम सीधी रेखा से। फिर आपको भाई मिलाना है सी से डी मिलाना है। देखो सी पॉइंट ये वाला है, तो भाई इसको बहुत ध्यान देके मिलाना है, ठीक है, एकदम सीधी रेखा जानी चाहिए। देखो इस प्रकार से भाई हमने मिला दिया। अभी हमें ई और एफ को मिलाना रह गया, तो भाई ये हमारा ई हो जाएगा, और ये हमारा जो एफ है वो इस प्रकार से होकर चला जाएगा। तो भाई देख लो सभी पॉइंट्स आपको मालूम हो गए, और हमने सभी रेखाओं को मिला दिया है। तो हमारे पास देखो यहाँ 3 पॉइंट और तैयार हो गए, 1, 2 और 3 पॉइंट भाई हमारे ये तैयार हो गए। अभी क्या है, पहले आप इनको संतुष्ट कराओगे। तो पहली असमिका थी 2x + y बड़ी है बराबर है 12। अब देखो अगर आप इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और इस प्रकार से बन जाएगा। अब देख लो, क्या 0, 12 से बड़ा होता है? कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात ये वाली असमिका जो है मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कर रही है, और जो असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ना होकर उसकी उल्टी दिशा में होगा। तो भाई सबसे पहले ए बी का हल क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। देखो ये हमारी ए बी है, इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से भाई आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखो हमने दिखा दिया है, ये हो गया। फिर आप आ जाओ दूसरी वाली पर, वो है हमारी 2x + 9y बड़ा है बराबर है 36। अगर आप इसको संतुष्ट कराओगे मूल बिंदु से तो भाई संतुष्ट ये भी नहीं होगी, क्योंकि 0 कभी भी 36 से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर 0 कभी 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पर 0 कभी भी 36 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर 0 36 से बड़ा नहीं होगा तो ये वाली भी संतुष्ट नहीं हो रही है। अर्थात भाई जो सी डी है हमारी ना, वो भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है। संतुष्ट नहीं हो रही है तो उसका हल क्षेत्र भी आपको मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ही इस प्रकार से भाई बनाना होगा। ये देखो हमने यहाँ पर बना दिया भाई। अब बची है तीसरी वाली, कौन सी है भाई हमारे पास, देख लो ये वाली है 2x + 3y बड़ा है बराबर है 24। अगर आप इसको संतुष्ट कराओगे मूल बिंदु से तो भाई ये भी उसी प्रकार से संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि 0 कभी भी 24 से बड़ा नहीं होता है। तो जो हमारी EF है ना, ये वाली EF है हमारे पास, तो ये भी भाई मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ही जाएगी। इस प्रकार से भाई इसको जाना है। ये देखो ये जाएगी हमारे पास विपरीत दिशा में। तो अब आपको ढूंढना है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है। तो देख लो ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो ए है, इन पॉइंट्स को आप भाई निकालना पड़ेगा। एक ये हमारा पी पॉइंट है और एक ये हमारा क्यू पॉइंट है। इस वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में नहीं आ रहा है। ए पी, फिर यहाँ से क्यू, और सीधा जाएगा डी, ठीक है भाई। तो ये 4 ही पॉइंट हमें केवल काम में आने वाले हैं। ए और डी हमें पहले से मालूम है, पी और क्यू आप यहाँ निकालने वाले हो। तो सबसे पहले पी निकालना है। देखो ए बी रेखा है और ई एफ रेखा जहां पर काट रही है ना, वो पी पॉइंट है। तो सबसे पहले आप ए बी को लिखो 2x + y बराबर 12, और भाई ई एफ को लिखो
2x+3y बराबर 24। और भाई इन दोनों को ना हल कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, -2y बराबर हो जाएगा -12, और y का मान कुल मिलाकर 6। y का मान आप रखोगे ना तो आ जाएगा 2x प्लस y का मान 6 है, और बराबर में जाएगा 12। 6 जाएंगे उधर तो भाई घट जाएंगे ना, तो यहाँ से x का मान कुल मिलाकर 3 आएगा। तो देखो y का मान 6 है, x का मान है 3, तो जो हमारा P पॉइंट है ना, P पॉइंट, वो हो जाएगा 3, 6। क्लियर हो गया। अब आ जाओ Q वाले पॉइंट। जो EF रेखा है ना, वो जहां पर CD को काट रही है, वही तो Q है ना। तो जरा CD को लिख लो, भाई CD क्या है। तो CD है 2x+9y बराबर में है 36, और EF है 2x+3y और बराबर में है 24। अब इन दोनों को हल कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस के 6y, और यहाँ बचेंगे प्लस के 12, सॉरी यहाँ पर भी प्लस के 6y बचेंगे। भाई 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे ना, तो y का मान 6 दूनी 12 आएगा। लो y का मान 2 आ गया। y का मान आप चाहे जहां रख सकते हो, हम भाई इस वाले में रखेंगे। देखना 2x प्लस यहाँ लिखा है 3y, 3 दूना 6 बराबर 24। ध्यान देना 6 उधर जाएंगे, 24 में से 6 घटाओगे तो 18 बचेंगे। तो x का मान कुल मिलाकर 9 आ जाए। x का मान 9 है, y का मान है 2, तो जो हमारा Q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 9, 2 हो जाएगा। आपका जो Q वाला पॉइंट है वो। अब भाई देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है। देखो मेन चीज है कि पहले आपको लिखना है कि जो अपना उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो है कौन सा। पहले तो आप उसको नोट करो, ए पी क्यू डी। देखो यहाँ पर ए क्यू पी डी। अब यहाँ पर लिखो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन एरिया है, ये क्लोज एरिया नहीं है। तो जब भी हल क्षेत्र ओपन एरिया होता है तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पहले लिखोगे कि ये जो परिक्षेत्र है ना, वो अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध है तो हमें सवाल बड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लो। देखना यहाँ आप लिखो कि भाई कोणीय बिंदु कौन से हैं। यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु। देखो एक तो है ए, फिर है पी, क्यू और डी, 4 कोणीय बिंदु हैं। ए का मान क्या है, तो भाई देखो ए का मान है 0, 12। फिर P हमने ज्ञात किया हुआ है 3, 6 हो जाएगा। Q भी हमने ज्ञात किया है भाई 9, 2 हो जाएगा। और जो D वाला है ये वाला पॉइंट भाई, ये पॉइंट है हमारा 18, 0। उसके बाद आप Z का मान लिखो। भाई Z क्या था हमारा, ऊपर देख लो, हमने भाई Z ऊपर लिखा ही नहीं था। तो Z बराबर हो जाएगा 250x और प्लस 200y। भाई Z लिखना हम ऊपर भूल गए हैं, ध्यान से देखना। ये जो हमारा मूल्य था ना, यही तो Z हो जाता है। तो Z क्या हो जाएगा भाई, 250x और प्लस 200y, और इसका ही तो आपको मिनिमम मान निकालना था, और भाई उसे ही हम लिखना भूल गए। तो अभी क्या करेंगे हम, चारों बिंदुओं पर आप Z का मान निकालो। देखो भाई पहले इस पर निकालेंगे, x का मान 0 है और y का मान 12, 200 और 12, भाई 12 दूनी 2400 आ जाएगा। 3, 6 पर देख लो, 25, 3, 75, 750, और 6 दूनी 12, 1950 आ जाएगा। फिर 9 पे देख लो, 25 नामा भाई कितने होते हैं, 2250, तो यही हो जाएगा, और 200 400, ये आ जाएगा आपका 2650। और यहाँ 18, 0, भाई 500 और 9 4500 हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है ये वाली, 3, 6 पर आपकी भाई मिनिमम वैल्यू प्राप्त।
लेकिन चूंकि ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये आंसर सही भी है या सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो भाई, कई बार बताया है हमने, जो z है ना, क्योंकि आपको मिनिमम मान निकालना है, तो आपको निशान लगाना पड़ेगा स्मॉलर देन का। और वैल्यू क्या आ गई है, 1950 आ गई है। z का मान रख दो, 250x प्लस 200y स्मॉलर देन 1950, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप भाई चाहो तो 50 से भाग कर सकते हो, तो 5x, यहाँ हो जाएगा 4y, और भाई यहाँ भाग करोगे 19 दूना 38, एक 39, इस प्रकार से ये एक बन जाएगा। तो जो z होता है ना, इसको भी हमें इसमें ड्रा करेंगे हम लोग। तो आप इसके लिए भी एक टेबल बना दो, बहुत ध्यान से देखना। ये हो गया x, ये हो गया y। देखो, x का मान 0 करोगे तो 39/4 ये y का मान आ जाएगा, 39/4। इसका मान 0 करोगे तो मान आ जाएगा 39/5। इनको ड्रा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत जरूरी चीज है, जो भाई अक्सर आपसे मिस हो जाती है, क्योंकि z का मान काहे पे निकाला है हमने, p पे ज्ञात हुआ है ना। तो ये नियम है कि जो ये रेखा आप ड्रा करोगे ना, वो पक्का P से होके जाएगी, ये बात फिक्स है। तो आप जब इसे बनाओगे ना, तो ये रेखा जो है वो P से होकर जाएगी। ये बात आप पहले ही दिमाग में सोच लिया करो। देखो, 39/4 लगभग लगभग 10 से थोड़ा सा वैल्यू कम, तो 0, 10 से कम, आप ये पॉइंट मान लो। ठीक है, इन्हें आप कुछ भी मान सकते हो। ये वाला पॉइंट हो गया। 39/5 भाई 45, 8 से कुछ कम, तो आप ये वाला पॉइंट मान लो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और रेखा गुजरेगी पी से, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई अगर आप पटरी से बनाओगे तो काफी अच्छा बन जाएगा आपसे। वैसे हम भाई क्या कर रहे हैं, हाथ से ही मिला रहे हैं, लेकिन भाई ये प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा पूरा हो जाए। एक चीज और जो भाई कई बार मिस हो जाती है, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं लगा हुआ है, तो जो ये रेखा हम लोग खींचे हैं ना, ये वाली, ये डॉट डॉट खींचनी चाहिए, यही नियम होता है। तो जो ये रेखा हमने खींची ना, जेड वाली, ये वाली रेखा, इसे जब आप खींचना ना, तो डॉट डॉट खींचना। फिर देख लो, अभी जेड आपने खींच तो दी है, तो क्या जेड जो है वो मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाएगा? एक्स और वाई का मान शून्य करके देख लो, इस प्रकार आ जाएगा। अब बताओ, ये चीज मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, क्योंकि भाई शून्य जो है वो 39 से छोटा होता है। अगर ये चीज मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। देखो भाई, लाल पेन से बनाए देना, इसका ये हल क्षेत्र हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब देख लो, ये इसका हल क्षेत्र है, और ये वाला जो है इधर वाला, ये आपका उत्तर वाला हल क्षेत्र है। नियम ये होता है कि इस वाले हल क्षेत्र में और जो आपका उत्तर वाला हल क्षेत्र है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। अगर कॉमन मिल गया तो समझो ये वाला आंसर सही नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ कॉमन मिला ही नहीं है, इसका आंसर इधर है, उसका आंसर उधर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर कॉमन नहीं है मान लो, तो जो हमारी z है उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1950 रुपया। और कहाँ पर प्राप्त हुई है, 3, 6 पर। x का मान 3 और y का मान 6। ऊपर चलो भाई, तो x का मान कितना आ गया, 3, और y का मान कितना आ गया, 6। तो आप भाई यहाँ से आंसर पढ़ सकते हो कि जो P वाला है उसके 3 थैला, और जो Q वाला है उसके 6 थैला आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और जो आपका मूल्य पड़ेगा ना, वो पड़ेगा 1950 रुपया, और जो कि भाई न्यूनतम मूल्य है। इसके अलावा आप कोई भी मात्रा लाओगे ना, तो मूल्य हमेशा बढ़ ही जाएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो
विविध प्रश्नावली में भाई अलग क्या है कि अभी तक हम लोग केवल दो ही असमिकाएं पढ़ते थे, पर यहाँ पर क्या हुआ कि तीन असमिकाएं बन गई। तो भाई उससे क्या होता है, ग्राफ थोड़ा सा और बड़ा हो गया। फिर भाई चक्कर ये हो गया कि यहाँ पर अपरिबद्ध क्षेत्र है, तो हमें एक लाइन यहाँ पर और एक्स्ट्रा खींचनी पड़ी जेड वाली, उसको भी रंगना पड़ा। तो भाई सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इससे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 2।